हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। 7th ऑफ जुलाई को आ रहा है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का IPO एंड इस वीडियो में हम करने वाले उस IPO का एक डिटेल एनालिसिस एंड हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए इस वीडियो को कई सारे सेक्शन के अंदर डिवाइड कर रखा है, जैसे कि बिजनेस ओवरव्यू, इंडस्ट्री ओवरव्यू, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस एंड कंक्लूजन। एंड अगर आप इस वीडियो से डायरेक्टली ये जानना चाहते हैं कि आप इसको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप डायरेक्टली कंक्लूजन वाले सेक्शन पे जंप कर सकते हैं एंड हमने हर एक सेक्शन की टाइमिंग्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी है। ऑल्सो अगर आप इस कंपनी का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस जानना चाहते हैं तो काइंडली इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द अपडेट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, नाम से ही पता लग रहा है कि ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बिलोंग करती है एंड ये कंपनी 1995 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। एंड अगर इस कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस की बात करें तो उन्हें हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है सिविल कंस्ट्रक्शन अंडर EPC सर्विसेज। EPC सर्विसेज का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंपनी डिजाइनिंग से लेके कंस्ट्रक्शन तक पूरा काम कंपनी करती है एंड पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिलता है। देन सेकंड कैटेगरी है डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड हाईवेज अंडर BOT मॉडल एंड अंडर HAM मॉडल। सो BOT मॉडल का मतलब है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, यानी कि कंपनी किसी प्रोजेक्ट को बिल्ड करती है, फिर उसे कुछ पीरियड के लिए ऑपरेट भी करती है, उसके ऑपरेशन भी वही देखती है एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एज पर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी उसे वापस गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देती है। एंड अंडर HAM मॉडल हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, इसके अंदर क्या होता है 40% जो प्रोजेक्ट का फाइनेंस होता है वो कंपनी को गवर्नमेंट से मिलता है एंड इसके बाद जो भी उस प्रोजेक्ट से जो रेवेन्यू जनरेट होती है उसका कुछ परसेंटेज कंपनी को मिलता है, तो इससे कंपनी की एक रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट होती है। देन अगर थर्ड कैटेगरी की बात करें तो थर्ड कैटेगरी है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जैसे थर्मोप्लास्टिक पेंट, जो रोड पे पेंट यूज होता है उसे मैन्युफैक्चर करती है, गैल्वेनाइजेशन, उसके बाद क्रैश बैरियर एंड इवन रोड साइंस को भी मैन्युफैक्चर करती है। सो ओवरऑल कंपनी वो सारी चीजें मैन्युफैक्चर करती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के अंदर काम में आता है। तो अगर हम अप्रैल 2021 तक की बात करें तो कंपनी ने 100 से भी ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रखे हैं, यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर कंपनी की एक बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है एंड इसीलिए कंपनी के पास अभी फिलहाल 29 ऑर्डर्स उनकी ऑर्डर बुक के अंदर है, जिसके अंदर से 16 है EPC प्रोजेक्ट्स, 10 है HAM प्रोजेक्ट्स एंड 3 है अदर प्रोजेक्ट्स। एंड EPC एंड HAM का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब अगर हम ये देखें कि कंपनी के ऑपरेशंस कितनी स्टेट्स में है, तो कंपनी का ऑपरेशंस 15 स्टेट्स के अंदर है एंड इवन अब कंपनी रेलवेज प्रोजेक्ट्स को भी लेने लग गई है। ऑल्सो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टोटल 4 यूनिट्स हैं जो कि प्रेजेंट है गुवाहाटी, उदयपुर, संडीला एंड अहमदाबाद। इवन कंपनी के पास 15 इंडियन सब्सिडरीज है एंड 2 फॉरेन सब्सिडरीज है जो कि प्रेजेंट है इन नाइजीरिया एंड इसके साथ कंपनी के पास 15 जॉइंट वेंचर्स है, यानी कि कंपनी के पास बहुत सारी सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर्स है। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू इंडस्ट्री एनालिसिस, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपके पास या आपके फैमिली मेंबर के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक दे रखा है, आप चाहे तो उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। Now coming on to इंडस्ट्री एनालिसिस, जैसे कि पता है ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एंड आई होप आप सब भी मेरे से अग्री करोगे कि इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी अभी बहुत ही बुलिश है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर बहुत कम है। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि कंपनी रोड्स एंड हाईवेज मेनली कंस्ट्रक्ट करती है, सो इंडिया की जो रोड नेटवर्क है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। अगर हम हाईवे कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ की बात करें इंडिया में, तो हाईवे कंस्ट्रक्शन 17% के CAGR से ग्रो करे इन लास्ट 5 इयर्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर होता है। इवन इस यूनियन बजट के अंदर गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को 1,10,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली अलोकेट करे हैं एंड इवन गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि बाय 2025 23 न्यू नेशनल हाईवेज बिल्ड होंगे। तो इसमें एक बहुत अच्छा मौका है कंपनी के पास कई सारे प्रोजेक्ट्स ग्रैब करने के।
चलिए अब हम देखते हैं कि इस कंपनी के मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सपीरियंस है या नहीं है। सबसे पहले मिस्टर विनोद कुमार अग्रवाल इस कंपनी के चेयरमैन हैं एंड उनके पास रोड इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड वो FY20 तक इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे एंड अब FY21 से मिस्टर अजेंद्र कुमार अग्रवाल इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड इनके पास बैचलर डिग्री है इन सिविल इंजीनियरिंग एंड इनको भी 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन रोड कंस्ट्रक्शन। नाउ वी हैव मिस्टर विकास अग्रवाल एज अ होल टाइम डायरेक्टर। इस कंपनी के वो होल टाइम डायरेक्टर है एंड वो बैचलर डिग्री होल्ड करते हैं इन कॉमर्स एंड ऑल्सो उनके पास भी 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन रोड कंस्ट्रक्शन हाईवे। देन वी हैव रमेश चंद्र जैन एज होल टाइम डायरेक्टर। सो ओवरऑल इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है और हमने कुछ मैनेजमेंट एनालिसिस भी करा था जिसके अंदर हमें अभी तक कुछ दिक्कत नहीं आ रही इस कंपनी में। इस कंपनी का जो ओवरऑल मैनेजमेंट हमारे हिसाब से बहुत ही एक्सपीरियंस एंड बहुत ही अच्छा है। नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। पास्ट 4 to 5 इयर्स के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 24.35% की CAGR से ग्रो करा है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30% की CAGR से ग्रो करा है। कंपनी एक बहुत ही अच्छी रेट से ग्रो कर रही है। इवन वी कैन सी दैट फाइनेंशियल ईयर 18 से फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर कंपनी की रेवेन्यू में एक बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिला था एंड कंपनी वैसी ग्रोथ रेट कंटिन्यू भी कर रही है इन फाइनेंशियल ईयर 20 एंड 21। कंपनी कंसिस्टेंटली वर्क कर रही है एंड ये चीज हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर दिख रहा है। अगर हम बात करें कि ये कंपनी जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एसेट ड्रिवन कंपनी होती है, तो इधर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी के नॉन करंट एसेट्स को देखना। कंपनी की जो नॉन करंट एसेट है वो 67% की रेट से ग्रो कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 12.2% है जो कि एक काफी डिसेंट नंबर है एंड एज एन इन्वेस्टर मुझे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इससे। अब अगर हम बात करें पीयर कंपैरिजन की तो पीयर कंपैरिजन के अंदर हम कंपनीज ले रहे हैं दिलीप बिल्डकॉन, अशोका बिल्डकॉन, KNR कंस्ट्रक्शन एंड PNC इंफ्राटेक। और अब हम कंपैरिजन करेंगे 3 मैट्रिक्स पे, टोटल इनकम, रिटर्न ऑन नेट वर्थ एंड PE रेशियो। टोटल इनकम की बात करें तो सबसे ज्यादा इनकम अभी अर्न कर रहा है दिलीप बिल्डकॉन, यानी कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स अभी मिल रहे हैं दिलीप बिल्डकॉन को। देन उसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पे देखें इनकम के उसमें तो GR इंफ्रा प्रोजेक्ट सेकंड नंबर पे प्लेस होता है। यानी कि GR इंफ्रा प्रोजेक्ट को भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। देन अगर हम बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की तो सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ अभी तक दिया है अशोक बिल्डकॉन ने, वो है 44.6% का। एंड अगर हम सेकंड पोजीशन पे बात करें तो अगेन GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आता है, उसने 23.95% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिया है। अब अगर हम बात करें कि बाकी कंपनीज को क्या PE वैल्यूएशन मिल रही है मार्केट के अंदर तो सबसे ज्यादा वैल्यूएशन अभी दिलीप बिल्डकॉन की है, वो है 24.4 का PE है दिलीप बिल्डकॉन का। एंड ये मे बी इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी दिलीप बिल्डकॉन अर्न कर रही है। देन अगर हम सबसे लास्ट में बात करें या सबसे कम वैल्यूएशन अभी किसे मिली हुई है वो है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। इससे भी हमें पता लग रहा है कि कंपनी एक अंडर वैल्यूड IPO लेके आ रही है। ये एक अच्छा मौका हो सकता है हमारे लिए इस IPO में इन्वेस्ट करने का। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले हमें इस कंपनी के कुछ की पॉइंट्स जानने होंगे एंड ये की पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के आगे वाले पार्ट में। बट उससे पहले हम इस IPO की कुछ की डिटेल्स ले लेते हैं। ये IPO 7 से 9 जुलाई के लिए ओपन रहेगा एंड इसकी प्राइस बैंड की बात करें तो वो 828 से लेके 837 पर इक्विटी शेयर के लिए रहेगा एंड ये 17 शेयर्स पर लॉट का IPO है। एंड ये अगर हम टोटल एग्रीगेट अमाउंट की बात करें तो ये IPO ऑलमोस्ट 963 करोड़ का IPO है। क्या इस IPO में अप्लाई करें या फिर नहीं करें, इस कंक्लूजन पे आने से पहले अपन कंपनी के कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, यानी कि कुछ की स्ट्रेंथ्स एंड कुछ की कंसर्न्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के कुछ की स्ट्रेंथ्स के बारे में। सबसे पहला स्ट्रेंथ है टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स।
सो कंपनी काफी पंक्चुअल है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। इनफैक्ट इन फाइनेंशियल ईयर 20 एंड फाइनेंशियल ईयर 21 कंपनी ने अपने 50% ऑफ प्रोजेक्ट्स गिवन टाइम से पहले ही कंप्लीट कर लिए थे एंड इन फाइनेंशियल ईयर 19 कंपनी ने 80% ऑफ प्रोजेक्ट्स उसके गिवन टाइम, उसकी डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। सो कंपनी की जो फास्ट सर्विसेज एंड फास्ट कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स है उसकी वजह से कंपनी को एक एडेड एडवांटेज मिलता है जिससे कि उसे और कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सके। देन अगर हम सेकेंड एडवांटेज की बात करें तो वो है इन हाउस इंटीग्रेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कंपनी कुछ चीजें इन हाउस ही मैन्युफैक्चर करती है जो कि कंस्ट्रक्शन के काम में आता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कंपनी को रॉ मटेरियल बाहर से खरीदना पड़ता है वो कंपनी खुद ही इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है जिससे कंपनी की कॉस्ट सेव होती है। एंड इनफैक्ट जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो जाता है कभी कभार, जैसे इस पेंडेमिक में हो गया था, तो उसकी भी दिक्कत नहीं आती कंपनी को। तो इसकी वजह से कंपनी की स्पीड पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एंड इवन ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी की बहुत अच्छी हो जाती है। देन थर्ड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हाईली डेट इंटेंसिव सेक्टर है जहाँ पर डेट की बहुत ज़रूरत होती है। सो इस सेक्टर में इस कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो A1+ है फॉर शॉर्ट टर्म एंड AA स्टेबल है फॉर लॉन्ग टर्म डेट्स। सो इसकी वजह से कंपनी को एक चीपर डेट मिल सकता है उसके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाएगी। देन फोर्थ पॉइंट ये आता है, कंपनी के पास एक डाइवर्सिफाइड सेगमेंट है जिसकी वजह से कंपनी सिर्फ रोड्स को कंस्ट्रक्ट नहीं करती बल्कि कंपनी और भी चीज़ें ऑफर करती है, जैसे कि रेलवे सेक्टर इंक्लूडिंग अर्थवर्क, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, ट्रैक लिंकिंग्स एंड ऐसे कई सारी सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है। सो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे भी या फिर किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे भी अगर इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। देन फिफ्थ पॉइंट है कंपनी की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। सो फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 या आफ्टर 31 मार्च 2021 कंपनी की अभी तक ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करें तो वो है 1,90,258 मिलियन रुपीस की। सो कंपनी के पास अभी काफ़ी एक हेल्दी ऑर्डर बुक है। सो इन फ्यूचर कंपनी के पास अभी प्रोजेक्ट से अभी काम है करने को। सो ये एक स्टेबिलिटी दिखाता है कंपनी के अंदर। ये तो हुए कंपनी के स्ट्रेंथ्स या फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। अगर अब हम बात करें कि कंपनी के की कंसर्न्स फ्रॉम एन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इन्वेस्टर, तो सबसे पहला कंसर्न मेरा ये है कि कंपनी के पास बहुत सारी सब्सिडीज एंड जॉइंट वेंचर्स है जिसकी वजह से कंपनी को काफी सारे लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे एंड इवन अगर कंपनी चाहे तो वो अपने फंड्स को इजीली मैनिपुलेट कर भी सकती है। देन सेकंड कंसर्न मेरा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी के पास हाई डेट है और हाई डेट के साथ कंपनी के पास डेट कॉन्वेनेंस भी है, मतलब डेट बाउंडेशन। सो इसकी वजह से अगर कंपनी को कभी कोई फ्यूचर में डिसीजन लेना पड़े तो हो सकता है उसको कंपनी को रिस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज अगर कंपनी इन फ्यूचर में कोई नया प्रोजेक्ट एक्वायर करना चाहती है तो हो सकता है जो करंट डेट होल्डर्स है कंपनी को उनकी परमिशन लेनी पड़े, या फिर कंपनी नया डेट रेज करना चाहती है तो बिना करंट डेट होल्डर्स की परमिशन की कंपनी नया डेट रेज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कंपनी को हो सकता है इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो। तो ये भी एक कंसर्न रहेगा इस कंपनी के लिए। देन थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि कंपनी के ऊपर कुछ लिटिगेशन है या फिर कुछ केसेस है। तो अगर हम इसकी बात करें तो कंपनी के ऊपर टोटल 95 केसेस है और उसकी अगर वैल्यू की बात करें तो अराउंड 156 करोड़ रुपीस के केसेस है। एंड अगर हम बात करें कंपनी की कुछ कंटिंजेंट लायबिलिटीज की तो कंपनी के ऊपर 1434 करोड़ रुपीस की कंटिंजेंट लायबिलिटीज है, जिसमें कंपनी ने कुछ गारंटीज दे रखी है टू थर्ड पार्टीज। इन फ्यूचर अगर ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज या फिर जो केसेस है वो लायबिलिटीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो कंपनी को हो सकता है लॉसेस फेस करना पड़े एंड उसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस में फर्क आए और हमारे एज एन इन्वेस्टर हमारे रिटर्न्स के अंदर भी फर्क दिखे। सो ये कुछ पॉइंट्स हुए, ये कुछ की कंसर्न्स एंड स्ट्रेंथ्स हुई जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। अब क्वेश्चन ये आता है क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले
मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऑल्सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। अब अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो करंटली ये आईपीओ एक अच्छा कैंडिडेट लग रहा है लिस्टिंग गेन्स का। ऑल्सो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी दिख रही है क्योंकि ये अभी जिस सेक्टर के अंदर है उसके अंदर काफ़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है। एंड ऑल्सो इस कंपनी की अगर ऑर्डर बुक अच्छी है एंड ये इसके ऑपरेशन एंड इसकी रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छी है तो इससे लगता है कि कंपनी फ्यूचर में और ग्रो करने वाली है। सो ये लिस्टिंग गेन एंड एज वेल एज फॉर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी दिख रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी श्योरिटी से काम नहीं होता। तो अगर मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में रहा तो एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये आईपीओ लिस्टिंग गेन्स दे। लेकिन अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो हो सकता है ये आईपीओ डिस्काउंट पे भी खुले। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आप इस आईपीओ में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये आईपीओ एज एन ओएफएस आ रहा है, यानी कि जितना भी पैसा इस आईपीओ से रेज होगा वो सारा पैसा प्रमोटर्स के पास जाएगा एंड इस कंपनी को 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इस आईपीओ से एज सच कोई बेनिफिट होगा नहीं कंपनी को। सो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक आवर वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल to get such analysis in future as well. Thank you so much.